नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हमारे साथ आज मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट वेद प्रकाश जी और आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा को लेकर, जहां पर पुतिन के साथ उनकी बाइलेटरल मीटिंग और साथ ही साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात ने अब अमेरिका के रुख को नरम कर दिया है। वो अमेरिका जो कि 50% टैरिफ लगाने के बाद बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहा था, अचानक भारत से उसे अपनी दोस्ती याद आ गई है और अब उसने लंबा चौड़ा पोस्ट करके भारत के साथ अपने रिश्ते को लेकर जो है आप कह सकते हैं कि एक तरह से एक क्लैरिफिकेशन देना शुरू कर दिया है। और सबसे पहला सवाल जो मैं वेद प्रकाश जी से पूछूंगी कि सर, जो भारत का रवैया रहा है शुरू से, टैरिफ लगाने से पहले और टैरिफ लगाने के बाद, और अब जिस तरीके से चीन का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप देख रहे हैं, कैसे इसे आप जो है आप कह सकते हैं कि एक दूसरे से आप कोऑर्डिनेट करके बताएंगे कि अमेरिका का ये जो रुख नरम हुआ है, क्या इसके पीछे ये चीन का दौरा है? देखिए, आज पूरे विश्व को ये समझना होगा कि ये 2014 से पहले का भारत नहीं है। ये निश्चित रूप से एक नया भारत है और 140 करोड़ लोगों की उभरती हुई ताकत का भारत है और जिसकी ताकत का एहसास नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों से विश्व के उन तमाम प्लेटफॉर्म पर टाइम एंड अगेन करवाते आ रहे हैं। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जिसको सिर्फ एक चीज़ की ललक है, पिछले 3 महीने से अगर आप जियो पॉलिटिक्स पर नज़र डालें तो एक आदमी को सनक सी चढ़ी हुई है कि बस मुझे कहीं से जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए। अब कहीं लड़ाई हो रही है, कहाँ वो स्टेक होल्डर है नहीं है, उनको हर देश के फटे में टांग अड़ाना है, 2 लोगों को बिठाना है, फिर बोलना है जी मैंने कराया है, जी मुझे पीस प्राइज़ दे दो। अब आप सोचिए, जिस आदमी को अप्रूवल पीस प्राइज के लिए पाकिस्तान जैसे आतंकवाद पोषित देश से लेना पड़े तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या बनी रहेगी। और जो रही बात, भारत अपने देश के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। ये बात नरेंद्र मोदी ने सिर्फ भारत में ही नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका तक जाकर कही है और विश्व के तमाम प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बार बार कही है। अब आप सोचिए, आज वर्ल्ड में सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है किसी भी राष्ट्र के लिए? ऊर्जा सबसे बड़ी आवश्यकता है और भारत अगर अपने देश के लोगों की ऊर्जा की ज़रूरतें रशिया से लेकर पूर्ति कर रहा है तो भारत उसमें कैसे एक तरह से युद्ध को पोषित करने वाला हो सकता है? आप सोचिए कि आज अगर यूरोप को इतनी दिक्कत है तो जो भारत ऑयल रिफाइन कर रहा है उस ऑयल को क्यों यूरोप खरीद रहा है? यूरोप की अपनी ज़रूरतें हैं। अब या तो वो ये करे जी हाँ हम कतई साधु हैं जी, हम नहीं खरीदेंगे, हम अपने देश में जितने जंगल हैं उनको बर्बाद करेंगे, हम फॉसिल फ्यूल बनाएंगे, व्हाट नॉट क्या पॉसिबल है हम वो करेंगे, हम खरीदेंगे नहीं। आप सोचिए, यूरेनियम से लेकर तमाम रेयर अर्थ के मटीरियल अमेरिका रशिया से खरीद रहा है और उसके बाद ऐसी बचकानी हरकतें। वो कहता है कि जी आप सोचिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बोल रहा है पर अमेरिकन प्रेसिडेंट के तमाम सलाहकार अब किस लेवल तक बात आ गई है, वो कह रहे हैं कि ये भारत का युद्ध है। भाई यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, यूक्रेन को हथियार अमेरिका दे रहा है। पाकिस्तान भारत का युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान को जो है F-16 से लेकर तमाम फंडिंग IMF से लोन अमेरिका दिला रहा है। उसके बाद भारत को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। पर भारत ने एक स्टैंड लिया है कि हम ना झुके थे ना झुकेंगे और नाम झुक रहे हैं। तो भारत और जो रशिया की एक दोस्ती है वो एक टेस्टेड दोस्ती है। रशिया ने भारत को हर वक्त साथ दिया है और भारत ने उस दोस्ती को निभाने का काम किया है। आज अमेरिका की बौखलाहट ये नहीं है कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है और उसके बाद यूरोप के तमाम देशों में बेच रहा है। मैं आपको एक दूसरे एंगल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। एक तरफ अमेरिका की इस दादागिरी से ब्रिक्स राष्ट्रों में एक नई जो है एकीकरण का एक नया जज्बा निकला है और दूसरा डी-डॉलराइजेशन का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। भारत ने लगभग 30 से अधिक देशों के साथ भारतीय रुपए में ट्रांजैक्शन करने के लिए भारत की RBI ने उन तमाम देशों के साथ वोस्ट्रो अकाउंट खोलने का जो है एक निर्णय लिया है और उन तमाम देशों के साथ
उसी पहल के ऊपर जो है चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब क्या होता था, जैसे भारत का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, फॉरेन ट्रांजैक्शन जो है 90% जो है वो डॉलर्स पे, यूएस डॉलर्स पे होती थी। आज वो डॉलर के ट्रांजैक्शन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो घट के लगभग 70-72% पे आ गया है, और टारगेट ये है कि 2030 तक उसको घटा के जो है लगभग 25% पे लाया जाए। तो अमेरिका की बौखलाहट सिर्फ ये नहीं है। आप सोचिए, पहले जो यूपी, जैसे हम आज यूपीआई की बात करते हैं, आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, तो पहले सबसे बड़ा प्लेयर होता था वीज़ा। आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? आज यूपीआई के रूप में आप, रुपए के रूप में आप जो है भारत की एक नई डोमिनेंस को आप उस डिजिटल मार्केट में देखते हैं। तो अमेरिका का दर्द ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ या हमने उनके बेसिस जो एयरबेस थे उनके ऊपर अटैक किया। अमेरिका का दर्द कहीं और है कि जो भारत की उभरती हुई शक्ति है, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे भारत की जो इंडिजीनियस जो S-400 के अलावा जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, वो तमाम चीज़ अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पूरे वर्ल्ड ने देखा कि कैसे चाइनीज़ हथियार बर्बाद हो गए, कैसे अमेरिकन हथियार जो है, अमेरिका का इतना बड़ा सेटअप लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, एंड दे कुड नॉट डिटेक्ट कि क्या आ रहा है, और उसने बिल्कुल प्रिसीशन के साथ उसमें अटैक किया और तबाह कर दिया। रातों रात अमेरिका को चीख पुकार मचानी पड़ी, गुहार लगानी पड़ी। तो अमेरिका की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है, उसको लगता है कि अगर किसी दूसरे देश के पास उससे उन्नत किस्म का हथियार है तो वो बाय डिफॉल्ट उसका दुश्मन हो जाता है। तो जो आज भारत के साथ एक दुश्मन की तरह जो बिहेव किया जा रहा है, और जब 3 महाशक्ति एक साथ हो गई, विश्व में आज 4 बड़े शक्ति के रूप में देखा जाता है कि अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया। जब 4 में से 3 एक तरफ हो जाएं, वर्ल्ड की आधी आबादी से ज्यादा एक तरफ हो जाए, तो किसकी दादागिरी चलेगी? तो जो आज सुर नरम हुए हैं, जो आपने देखा कि यूएस एम्बेसी का जो ट्वीट आया है, जो वो नरम हुए, वो एक पहल है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर ये खुद एडमिट किया है कि नरेंद्र मोदी इज अ वेरी टफ नेगोशिएटर, और जब देश की बात आती है तो नरेंद्र मोदी टस से मस नहीं होते। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत एक भावनात्मक प्रतिक्रिया अभी पीछे दी कि बहुत बड़ी ताकतें लगी। अभी आप सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का सलाहकार क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो भारत को ये तेल से मुनाफा हो रहा है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी ब्राह्मण हैं। अब आप इमेजिन करेंगे, इस देश के अंदर एक नारा चलता है, ब्राह्मणवाद से आज़ादी। तो ये वाइस वर्सा चल रहा है कि जो भारत के अंदर एक अपना रौद्र रूप, आर्टिकुलेटेड रौद्र रूप लेके एक लड़का 55 साल का एक सो कॉल्ड युवा पूरे देश में आग लगाने के लिए घूम रहा है, उसकी स्क्रिप्ट और अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार की स्क्रिप्ट आपको मिलती जुलती नहीं लगती? तो इनके पीछे चलाने वाले कौन लोग हैं? डीप स्टेट के लोग हैं। तो इनकी जो स्क्रिप्ट आती है, जो इनका होमवर्क होता है, वो होने वाली जगह एक ही है। पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश एक ऐसे सुरक्षित हाथ में है कि जो सर्वप्रथम राष्ट्रहित को आगे रखता है, और जो व्यक्ति राष्ट्रहित को आगे रखता है वो देश की अस्मिता के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगा। सर, जैसे चीन के साथ जो बैठक हुई और चीन की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि हाथी और ड्रैगन को एक साथ आने की ज़रूरत है, कैसे देखते हैं इस बयान? आप इमेजिन कीजिए कि चीन का राष्ट्रपति इतनी बड़ी बात बोल दे रहा है कि हाथी और ड्रैगन। अब आप सोचिए, 2 महाशक्तियाँ एक तरफ हो जाएं, 140 करोड़ और 150 करोड़ एक तरफ हो जाए, तो पूरे विश्व की आधी आबादी तो हम कंट्रोल करते हैं। उसके बाद क्या होगा? वो 30 करोड़ 40 करोड़ की जनसंख्या वाला देश जो ज़बरदस्ती आज दुनिया में सबसे पहले वही आग लगाता है, फिर उसके बाद बुझाने का नाटक करता है, और उसके बाद वही उन्हीं लोगों को हथियार बेचता है। आप सोचिए कहाँ गया वो भाई साहब, जेलेंस्की को बड़ा समझा रहे थे, और पुतिन को इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ का इतना बड़ा उन्होंने अभी पीछे अलास्का में रिसेप्शन दिया, बॉम्बर उड़ा के दिखाया कि भैया देखो हम ये कर रहे हैं। क्या हुआ? नहीं हुआ ना। अगर वो इतने बड़े तुर्रमखां होते, आज वो हर छोटे बड़े देश को इकट्ठा करके, कभी यूरोपियन यूनियन के लोगों को बिठा के उनको जो है प्रिंसिपल की तरह बंदर घुड़की देने का काम कर रहे हैं, कभी किसी को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, पर हो तो कहीं कुछ नहीं रहा। तो भैया ऐसे तो नोबेल प्राइज मिलने से रहा, क्योंकि देखिए राजनीति में और ग्लोबल डिप्लोमेसी में कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है।
ठीक है, भारत और चीन के रिश्ते जो है पिछले कुछ वर्षों में थोड़े ठंडे रहे और उसके बाद जब आज आवश्यकता पड़ी दोनों देश को, तो दोनों देश साथ में आ रहे हैं। आज इस एशियन रीजन में, सदर्न एशियन रीजन में अगर भारत और चीन साथ में आते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया संदेश जाएगा पूरे विश्व को। अमेरिका के लिए इसे झटके के तौर पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से पुतिन, चीन और जो है मोदी एक साथ आ रहे हैं? देखिए, कभी भी डिप्लोमेसी एक जिद से नहीं चलाई जाती, और आज जो डोनाल्ड ट्रंप पूरे वर्ल्ड के आगे कर रहे हैं, उनको लगता है कि वही इकलौते पूरे वर्ल्ड के सेवियर हैं और उनकी दादागिरी चलेगी। सी, अमेरिका सीज बिजनेस एवरीवेयर। आज जो यूक्रेन के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग का बिजनेस है, कई ट्रिलियन का बिजनेस है, वो उनको नजर आ रहा है। सो ही इज सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी ओवर देयर। पर ठीक है, आज जब अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलके आते हैं तो पुतिन सबसे पहले किसको फोन करते हैं? मोदी को फोन करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति किसको फोन करते हैं? मोदी को फोन करते हैं। आज जब कहीं से कुछ नहीं हुआ तो जेलेंस्की किसको फोन कर रहा है? मोदी को फोन कर रहा है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी की जो पोस्चरिंग है जियोपॉलिटिक्स में, आज वो डोनाल्ड ट्रंप से भी ऊपर है। तो आज अगर कोई विश्वास के रूप में, एक कॉन्फिडेंस के रूप में कोई किसी को देख रहा है तो वो भारत की ओर देख रहा है कि भारत मात्र एक ऐसा देश है जो विश्व के अंदर, मोदी जी ने कई बार कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये बुद्ध का समय है। तो आज विश्व का हर देश, अभी आपने देखा एससीओ के साइडलाइंस में तमाम देश के प्रमुख राष्ट्र अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी से किस गर्मजोशी के साथ मिल रहे हैं। और जियोपॉलिटिक्स में जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी पोस्चरिंग, उनका हैंडशेक, उनका मिलना वो दर्शाता है। आज नरेंद्र मोदी जी और जो है व्लादिमीर पुतिन का आप वो देखिए किस प्रकार से वो जो है आलिंगन कर रहे हैं एक दूसरे को। वो एक वार्मथ दिखाता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है कि भारत और रशिया एक ऐसे मित्र हैं, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। तो आज रशिया ने भारत को कई दशकों से जो है एक सच्चे मित्र के रूप में साथ दिया है और भारत भी उसको उसी प्रकार से रिस्पेक्ट और रेसिप्रोकेट करता है। अब पूरे विश्व में एक मैसेज जा रहा है कि अमेरिका की दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी। तो जैसा कि आपने वेद प्रकाश जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका की दादागिरी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है और अमेरिका को भी अब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल चुका है। जिस तरीके से चीन, भारत और साथ ही साथ रशिया जो है एक साथ मजबूती से अब खड़े नज़र आ रही हैं, और जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि अभी हेडलाइंस भी निकल कर आ रही हैं जहां पर चीन ये कह रहा है कि हमें साथ आने की ज़रूरत है, रशिया लगातार कह रहा है कि आप जो भी करें हम आपके साथ चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के नरम रवैये के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।